डिमांड कर्व हम लोग ने कल पढ़ा था, और डिमांड कर्व में इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में हम लोग जाने थे। और एक चीज ये जाना था कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो निगेटिव स्लोप होता है। इतनी चीजें हम लोग ने जानी थी। ठीक। सो डिमांड कर्व जो हम प्लॉट करते हैं, दो चीजों में प्लॉट करते हैं। क्वांटिटी, इधर वाई एक्सिस पे प्राइस होगा हमारा, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड है। सर स्क्रीन थोड़ी टेढ़ी दिख रही है। नहीं, हमने टेढ़ा ही बनाया है। ओके सर। तो ये जो है, इसका जो है इस तरीके से निगेटिव स्लोप बनता है। निगेटिव स्लोप होती है। इतनी चीजें हम लोग जानते थे। ठीक है। और इसमें हम लोग ने दो एक्सेप्शन पढ़ा था, एक गिफिन गुड्स का और एक इंफीरियर गुड्स, जो कि हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। ठीक। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि जो जैसे जैसे रेट घटेगा डिमांड बढ़ेगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहती है। जबकि ग्रिफिन गुड्स क्या है कि इसको फॉलो नहीं करता है, और इंफीरियर गुड इसको फॉलो करता है, लेकिन ये है कि वो इंफीरियर गुड्स होते हैं तो उसकी हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं हम लोग। तो एक्सेप्शन में एक गिफिन गुड है, जो है हमारा गिफिन गुड, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है, और इसका स्लोप जो होता है पॉजिटिव होता है। और जबकि दूसरा जो हमारा है इंफीरियर गुड्स, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो तो करता है। ठीक, लॉ ऑफ डिमांड को इंफीरियर गुड्स फॉलो तो करती है, लेकिन ये इंफीरियर है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम, ये ऐसा नहीं कि प्राइस उसकी बहुत कम हो जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा खरीद के रख लेंगे। जैसे सॉल्ट है, नेसेसरी आइटम्स हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम सॉल्ट याद रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे चीज़ें उसको रख सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें थी जो हम लोग ने कल किया था। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? ये हमको एक आइडिया देता है कि कितनी चेंजेज हो रही हैं। ठीक है। हमने जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पे डिमांड डिपेंड करती है। ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको बताता है कि रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी विथ रिलेटिव चेंज इन प्राइस। मीन्स ये क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, उसका रेशियो होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कहते हैं रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, मीन्स बाई और या टू, रिलेटिव चेंज इन प्राइस। ओके, इसको भी फॉर्मूला में लिख लेते हैं और इसको अभी थोड़ा समझाएंगे भी। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है।
ठीक है। और इसमें क्या है, ज्यादातर जो चीजें हैं हमें इस तरीके से लिखना होता है कि कब इलास्टिक कंडीशन होगा, ठीक है, कब इनइलास्टिक कंडीशन होगा, कब परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन है, कब परफेक्टली इनइलास्टिक कंडीशन है, कब इलास्टिसिटी 1 होगी, कब 2 होगी। मतलब कुल मिला के इसको सिंपल सा हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पी और क्यू की वैल्यू है ये हमारे लिए कांस्टेंट होती है, ये हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हमको अगर कोई भी चीज देखनी है इलास्टिसिटी को, तो इलास्टिसिटी को हम लोग इसी तरीके से देखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी। मीन्स हमको डेल्टा क्यू और डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है। और इसका मतलब सिंपली होता है Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, और इसका होता है P2 माइनस P1। यही चीज जो है ये हमारी वेरिएबल चीज है जिसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ चेंज करेगा। मीन्स ये चीज वेरी करेगी, वेरिएबल है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ग्राफ चेंज करेगा। और ग्राफ के नेचर से हम उसको डिफाइन करेंगे या नाम देंगे कि वो परफेक्टली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, या परफेक्टली इनइलास्टिक है, और या यूनिट इलास्टिक है, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारी होती है इलास्टिसिटी को, जो हम लोग पहले टाइप पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसके बाद डिग्री पे आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम जो बात करें परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, ये सब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। लेकिन जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, जैसे कि हमने कल डिमांड भी पढ़ाया था, तो टाइप ऑफ डिमांड में बताया था कि प्राइस डिमांड अलग अलग है, इनकम डिमांड अलग है, और क्रॉस डिमांड अलग चीज है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमारा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, उसी तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, उसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तीन चीजें हैं, बस इसको लिखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक आएगा या नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखेंगे। तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फर्स्ट प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम जैसे लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इनटू परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी, पी वेयर इज ए प्राइस, ओके, here p is your price. Simply income elasticity of demand, elasticity of demand is percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. Here it is your income. And third is your cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand means when जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा दो प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक P1 होता है, एक P2 होता है, मतलब दो प्रोडक्ट है, X1 और Y1, Y, ये दो हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, X और Y। तो एक के बढ़ने से दूसरे के डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस एक्स वाई, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा प्राइस चेंज इन एक्स। मीन्स इसके साथ भी वो फैक्टर होंगे, लेकिन वो फैक्टर जो है कांस्टेंट है, इसलिए हमको उसको नहीं देखना। मेन हमारे लिए जो फोकस चीज है ये वेरिएबल चीज है। यहाँ पे ये कमोडिटी वाई है, वाई कमोडिटी, हियर इट इज योर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। मीन्स कि एक्स के प्राइस में जो चेंज आने से वाई की डिमांड कितनी बढ़ती है, ये चीज हमको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है, ठीक। अब इसमें बात करते हैं कि दो तरह के गुड्स बताया था हमने, ठीक है, इसको यही नोट कर लेना है हमको। दो तरीके के गुड्स हमने बताए थे, एक सप्लीमेंट्री गुड्स होता है, एक हमारा कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमारी ईडी की जो वैल्यू होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। और जो हमारी कम्प्लीमेंट्री है
उस केस में ईडी की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव। ओके, सो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, बस इतनी चीजें हमें इसमें जाननी। ठीक, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टोटल अगर डिग्री की बात करते हैं तो 5 तरीके की है। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, पहले हम लोग लिखते हैं परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड परफेक्टली इनइलास्टिक, थर्ड रिलेटिव इलास्टिक, फोर्थ रिलेटिव इनइलास्टिक, और फिफ्थ यूनिट इलास्टिक। तो इसके बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद इसके इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक कर्व बना लेते हैं। अगर ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक, यहाँ पे ईडी की वैल्यू जो होगी 1 और यहाँ ईडी की वैल्यू 0, इधर कहीं बीच में लेस देन 1 होगा और इधर कहीं हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। ये ग्रेटर देन 1 और इधर हमारा लेस देन 1 होगा। अब एक्सट्रीम कंडीशन की बात करते हैं, तो जो ईडी की वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन, मीन्स ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। ओके, जो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक होता है इसकी वैल्यू होती है ईडी इज इक्वल टू 0। रिलेटिव इलास्टिक कंडीशन में हमारी ईडी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। रिलेटिव इलास्टिक कंडीशन में हमारी ईडी की वैल्यू होती है लेस देन 1 और यूनिट इलास्टिक में हमारी ईडी की वैल्यू होती है इक्वल टू। तो यही ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पे ये क्या परफेक्टली इलास्टिक है और यहाँ पे हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो कभी कभी यही पूछ देता है कि ईडी की या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होती है परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन में, इनइलास्टिक कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। ये चीजें कभी कभी डायरेक्टली ही पूछ लेता है या तो फिर कभी कभी एग्जाम्पल से पूछता है कि एग्जाम्पल में से बताइए कि कौन सा किस में आएगा। तो जनरली हमारा एग्रीकल्चर ग्रेन्स के बारे में पूछता है कि एग्रीकल्चर ग्रेन किस में आता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये होता कैसे है। ठीक है, बाकी इतनी चीजें अगर पता है तो बहुत सफिशियंट है। इनके अलग अलग कर्व कैसे बनते हैं वो बता देता हूं। जो हमारा पहला कंडीशन है, मींस ये कर्व है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। कहने का मतलब है कि क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा, मीन्स एक कांस्टेंट प्राइस पे, मतलब प्राइस में चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी बहुत सारी खरीदी जा रही है। मीन्स अगर हम ईडी की फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी बनता है और इसकी वैल्यू 0 है, मीन्स प्राइस चेंज जो है वो 0 है, कांस्टेंट है।
ठीक है, कांस्टेंट कंडीशन है, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है और उसकी क्वांटिटी बहुत लोग उसको खरीद रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा कंडीशन कभी भी आती नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो ईडी की वैल्यू है वो 0 है, मतलब ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट है, जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन। इलास्टिक का मतलब ये समझिए कि फ्लेक्सिबल है हमारा, ठीक है, बहुत सारी फ्लेक्सिबल है, मतलब अगर आपको चाहिए तो अभी 2-3 ग्राफ और बना दूंगा, तब उसमें समझ में आएगा कि इलास्टिक का मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल है, आपके पास चॉइसेस हैं। जब आपके पास चॉइसेस होता है तो आप इलास्टिक हो जाते हो, और अगर आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, कोई मतलब आपको ये लेना ही लेना है, तब आप उस कंडीशन में इन इलास्टिक कंडीशन में आते हो, आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते हो। ठीक है, तो रिलेटिव इन इलास्टिक का मतलब बताता हूँ। रिलेटिव इन इलास्टिक का मतलब होता है कि अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, मतलब कि हमको पहले ये जान लेना है ईडी की वैल्यू क्वांटिटी क्यू अपॉन डेल्टा पी ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू से, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी ऊपर वाली, मतलब कि जो हमारा क्वांटिटी में चेंज है, मतलब प्राइस में चेंज तो कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंज उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कि अब क्या है, प्राइस ये P1 है, P1 प्राइस है, उस पे हम खरीद रहे थे क्वांटिटी Q1। अब उन्हें प्राइस क्या कर दिया, P1 से P, हमने P2 कर दिया, बढ़ा दिया, और क्वांटिटी जो हमने खरीदी वो कम कर दी। तो अब हम इसकी एरिया की बात करते हैं। यहाँ पे जो चेंज हुआ है एरिया, और ये जो एरिया चेंज हुआ है उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा, मीन्स कि इस तरीके के कर्व में जो आपका क्वांटिटी चेंज है, मतलब प्राइस में के लेसर चेंज से क्वांटिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, मीन्स लेसर चेंज इन प्राइस, लेसर चेंज इन प्राइस, लार्ज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी, प्राइस, लेसर चेंज इन प्राइस, लार्ज चेंज इन क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक, इलास्टिक। ठीक है, और जो थर्ड है उसमें क्या है, हमारा जो कर्व बनेगा इस तरीके से कुछ बनेगा, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। इसके कहने का मतलब है कि क्वांटिटी सेम है, प्राइस में कितना भी चेंज कर ले, मीन्स इस केस में कर्व हमारा यहाँ पे पैरेलल टू क्वांटिटी, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसकी ईडी की जो वैल्यू होगी वो होगी क्वांटिटी डिमांडेड upon price is equal to 0, means because the change in quantity demanded is 0, therefore elasticity of demand is 0, मतलब क्वांटिटी में किसी भी तरीके के चेंज नहीं होने की वजह से यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही, मतलब जीरो चेंज नहीं होगा, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो पूरी जो पूरा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। इस तरीके के केसेस को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन। इकोनॉमिक्स में ग्राफ का बहुत ज्यादा वैल्यू है, अगर आपने ग्राफ समझ लिया आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो कि जाननी जरूरी है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कंडीशन किस केसेस में होता है, ज्यादातर जो होते हैं हमारे नेसेसरी गुड्स के लिए होते हैं, जो हमारे लिए डेली यूजेस की चीजें होती हैं वो हमारे नेसेसरी चीजें होती हैं, वो हमारी इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, और ज्यादा अगर अच्छे तरीके से बात करें तो वो आती है आपकी रिलेटिव इनइलास्टिक कंडीशन में। ठीक, जबकि आपका ये है
कि जो इन परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता। रिलेटिव इलास्टिक कंडीशन ये मार्केट में आपको देखने को मिलता है कब? लग्जरी गुड की कंडीशन में। जब कल जो मैंने एग्जांपल दिया था आईफोन का, तो लग्जरी गुड के लिए हमें रिलेटिव इलास्टिक कंडीशन दिखेंगी। नेसेसरी गुड्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है रिलेटिव इनइलास्टिक, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप परफेक्ट इनइलास्टिक कंडीशन के लिए जा सकते हैं। ठीक। उसके बाद चौथा है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। मीन्स इसके कहने का मतलब ईडी इज लेस देन वन, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्राइस लेस देन वन, मीन्स कि यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी। न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब इसकी यहाँ पे Q1 है, ठीक, यहाँ पे ये P1 है, ये P2 है और ये Q2 है। तो आप इस एरिया को कंपेयर करो, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया। एरिया यहाँ पे किसकी ज्यादा है? प्राइस की ज्यादा है। मीन्स लेसर चेंज इन क्वांटिटी, लेसर चेंज इन क्वांटिटी। हालांकि प्राइस ज्यादा पहले बोलते हैं, ठीक है। लेसर लार्जर चेंज इन प्राइस, लार्जर चेंज इन प्राइस मीन्स लार्ज चेंज इन प्राइस, लेसर चेंज इन क्वांटिटी। इस तरीके की कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक कंडीशन। कंडीशन और इसका एग्जांपल है फूड ग्रेन, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है। फूड ग्रेन है और नेसेसरी चीजें हैं, वो किस में हम लोग इसको आता है, तो ये हमारा रिलेटिव इनइलास्टिक कंडीशन में आता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो लास्ट है यूनिट इलास्टिक। इसमें सिंपल सी बात है कि एरिया बराबर होगा ईडी इज इक्वल टू, कब ये इसकी वैल्यू 1 होगी? जब क्वांटिटी चेंज और प्राइस चेंज बराबर हो जाए तब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। मीन्स इस केस में जो स्लोप की वैल्यू होगी 1 होगी। मीन्स अगर P1 पे इतना एरिया Q1 है P1 और P2 पे जितना एरिया होगा उतना Q2 पे। तो इस तरीके के ग्राफ जिसकी एरिया दोनों की एरिया बराबर हो उसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। मीन्स इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इफ एंड प्राइस चेंज, इक्वल change in quantity demanded and price, और इसको हम लोग कहते हैं यूनिट इलास्टिक कंडीशन। तो ये कुछ बात थी, इतनी सी चीजें समझ में आई? यस सर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, और इसमें जो है ये वाली ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर यूनिट इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का क्या एग्जांपल होगा? यूनिट इलास्टिक में नॉर्मल कंडीशन में है कि कोई भी चीज है, मतलब एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर कोई भी चीज है कि प्राइस में जितना चेंज किया है, ठीक है, उतने से ही क्वांटिटी भी बढ़ जा रही है, मतलब अगर इक्वल प्रोपोर्शनेट बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हम, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि इसका कोई स्पेशल केस हो सकता है, एक जो भी नॉर्मल लाइफ कंडीशन में भी आप 10 रुपए की कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, वो जैसे 10 रुपए का आपने पेन बनाया, वो 100 पीस बिक रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि प्राइस जो है, मतलब जो पेन का है, आप 10 रुपए से उसको 20 रुपए ले गए, ठीक है। तो जो प्राइस में आपने चेंज कितने का किया? 10 से 20 किया, 20 रुपए में किया, और आपके 20 पीस ही, मतलब जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आई वो अब 80 पेन बिकने लगी, क्योंकि आपने पेन महंगा कर दिया। अब पेन की क्वांटिटी कितनी हो गई? अब आपकी 80 पेन सेल हो रही है, मतलब आपने प्राइस में 20 रुपए का चेंज किया, उधर पेन के सेल में भी 20 रुपए की गिरावट आ गई। मतलब इसमें क्या है, इसको
इलास्टिक कंडीशन कहेंगे, यूनिट इलास्टिक कंडीशन, कि जितना आपने प्राइस में चेंज किया, ठीक नहीं सॉरी, 10 रुपए आपके चेंज होंगे और 90 रुपए पेन बिकेगी, क्योंकि आपका ओरिजिनल जो प्राइस था 10 रुपए थी और आपने उसको बढ़ाया 20 रुपए तक, मतलब आपने चेंज कितने किया 10 रुपए का। और क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज कितने का आएगा, 10 रुपए का। पहले जैसे 100 रुपए का पेन बिक रहा था, तो आपने पेन का दाम जब महंगा कर दिया तो लॉ ऑफ डिमांड से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और वो अब 90 पे आ जाएगी। तो उस कंडीशन में ये आपका यूनिट इलास्टिक कंडीशन होता है। और इन इलास्टिक इलास्टिक का कभी भी कोई आप एग्जाम्पल बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी चीज का प्राइस, जैसे कि अगर कोई भी चीज है, आपने पेन का प्राइस 100 रख दिया, ठीक है, एक प्राइस कांस्टेंट रखा है, उस पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो इस तरीके की चीजें आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, वो नेसेसरी गुड्स यहाँ पे लाई करते हैं, मीन्स 0 और लेस देन 1 के बीच में नेसेसरी गुड्स हमारा लाई करता है, और उसको ज्यादातर वो इन इलास्टिक कंडीशन में होता है। और जो हमारा कंफर्ट वाले जितने भी गुड्स हैं वो ग्रेटर देन 1 पे आते हैं, कंफर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और बाकी तो हमने बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए निगेटिव होता है, ठीक है, और उसके लिए पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूट के लिए। तो ये कुछ हमारी डिमांड से रिलेटेड बातें थी जो कि हो गई। आगे चले। चले। यस सर। ओके, ठीक। अब एक चीज जो थी थोड़ी सी, गुड्स के बारे में भी जानना थोड़ा सा कभी कभी जरूरी हो जाता है कि गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं गुड्स क्या है। तो उसके बाद हम लोग आगे कॉस्ट पे चलते हैं, कॉस्ट क्या होती है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे कि गुड्स और गुड्स के क्लासिफिकेशन। गुड्स को कहते क्या है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ह्यूमन वांट, ओके। इसकी क्लासिफिकेशन हम अलग अलग बेसिस पे करते हैं, कि बेसिस ऑफ सप्लाई, बेस्ड ऑन सप्लाई। सप्लाई, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इकोनॉमिक गुड, एक हमारा फ्री गुड। इकोनॉमिक गुड एंड फ्री गुड। उसके बाद अगर हम ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें, ठीक है, फॉरबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल होता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नोट्स जब बन रहे हैं तो हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसमें फिर बहुत सारी चीजें होती है, मटेरियल नॉन मटेरियल की चीजें, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल के अंदर चल जाते हैं थोड़ा सा, मटेरियल और पर्सनल। पर्सनल, तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन कंजप्शन। बेस्ड ऑन कंजप्शन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स।
ओके, इसके बाद ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। मोनो पीरियड एंड पॉली पीरियड। ओके, वन बाय वन थोड़ी थोड़ी चीजें इसके बारे में हम लोग नोट करते हैं। इकोनॉमिक गुड का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक गुड को हम लोग दो पार्ट में कहते हैं, ठीक है, कि सप्लाई, जिसकी मतलब हम सप्लाई के हमको होती है, मतलब इसकी एग्जांपल है कि कोई भी कमोडिटी जिसकी वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज हो, मतलब जिसको आप इस्तेमाल कर सको और अगर आपका दोस्त चाहे तो उसको आप दे सको, मतलब ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सको। इकोनॉमिक गुड में हम दो चीजें कहते हैं, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो अगर आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, या प्राइस मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा, मतलब कोई भी चीज है, बुक है, कॉपी है, पेन है, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजें क्या है, कोई भी गुड्स है जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। आप उसको यूज भी करते हो तो उसकी वैल्यू होती है, आप किसी को देते हो तो उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न भी मिल जाए, ये वैल्यू इन यूज है। अब फ्री गुड्स की बात करें तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल ही बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। इसका एग्जाम्पल है सनलाइट, सनलाइट, एयर, एयर है, सनलाइट है, वाटर है। अब तो वाटर तो एक इकोनॉमिक गुड्स ही बन गया है, मतलब सेल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन ज्यादातर सनलाइट, एयर है, ये क्या है, हम इसको केवल यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि ये जो सनलाइट है ये थोड़ा सा इतना तुम ले लो सनलाइट हमारे हिस्से का और हमको उसके बदले में कुछ पैसे दे दो। मतलब जो फ्री गुड्स होते हैं वो केवल वैल्यू इन यूज होते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं होते, जबकि इकोनॉमिक गुड्स जो होते हैं वो हमारे वैल्यू इन यूज भी होते हैं और वैल्यू इन एक्सचेंज भी होते हैं, मतलब दोनों चीज उसके साथ जुड़ी होती हैं, जबकि फ्री गुड के साथ केवल वैल्यू इन यूज होती है, आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये सप्लाई के बेसिस पे था, ठीक। ट्रांसफरबिलिटी की बेसिस पे आप कोई गुड ट्रांसफर कर पाते हो कि नहीं। दो चीजें होती है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर दिख रहा है, और इंटरनल जो हमारे अंदर की है, मतलब एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर की जो भी चीजें होती है उसको इंटरनल कहते हैं गुड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंसी, इस आपका इस करेज, आपकी स्किल्स। तो बेसिक में एग्जांपल में इसको स्किल्स लिख देते हैं। जो स्किल होती है इंसान की इंटरनल क्वालिटी है, इंटरनल गुड्स है, जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, वो नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक, नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, ओके। और मटेरियल में, एक्सटर्नल चीज मटेरियल में बहुत सारी चीजें हो गई, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। आपके पास कोई चीज है ऐसी, जैसे कि लैंड, आपके पास लैंड है, जमीन है, आपने जमीन किसी के नाम कर दी, मतलब वो आपका मटेरियल था, आपने किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दी, वो हो जाता है। लेकिन उसमें मटेरियल में एक चीज आ जाएगी, डिग्री। आपके पास डिग्री है, वो पीस ऑफ पेपर एक मटेरियल है, लेकिन आप अपनी डिग्री को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने सर्टिफिकेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने आधार कार्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि तुम मेरा आधार कार्ड लेके चले जाओ, ठीक है। लेकिन जमीन को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, किसी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब चीजों को आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री है, ड्राइविंग लाइसेंस, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक। तो ये तो पहली बात, तो मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि लैंड के डॉक्यूमेंट्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो आराम से, सिंपल सा। पर्सनल्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो कि ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ट्रांसफरेबल की मतलब है एक, नॉन ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल में आ जाता है कॉपीराइट। आपने कोई किताब लिखी, आपने कोई रिसर्च किया, उस पर आपने क्या कॉपीराइट कर लिया, आपने पेटेंट कर लिया। अब कॉपीराइट और पेटेंट ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि वो कंट्रीब्यूशन आपका है, वो सारी रिसर्च मेहनत आपका है, आप उस टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर हो,
ठीक है, ले आपने उसका कॉपीराइट किया, लेकिन कॉपीराइट सेल भी होती है, पेटेंट सेल भी होते हैं। तो आप पेटेंट और कॉपीराइट ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि पर्सनल नॉन मटेरियलिस्टिक गुड्स में आता है। ठीक है, पेटेंट नॉन ट्रांसफरेबल में फ्रेंडशिप है, आप लोगों से दोस्ती करते हैं, ठीक है, अपने रिलेशन मतलब अपने रिलेशन बनाते हो, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कुछ गुड्स हैं। तो इसमें जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट था फ्री गुड्स था, इकोनॉमिक गुड था, और थोड़ी बहुत ये कॉपी राइट और पेटेंट वाली चीजें देखना, उसमें बाकी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन कंजप्शन, कंजप्शन के बेसिस पे जो हमने गुड्स बनाया है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड। कंज्यूमर गुड्स को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर गुड कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर गुड्स कहते हैं, जबकि प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग सेकंड ऑर्डर गुड्स कहते हैं। अब ये कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? ठीक है, जैसे कि कोई चीज आपने लिया, आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज से, वो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स को मतलब जिसको आप पहले बनाते हो और फिर उसको कन्वर्ट करते हो, फिर उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। मीन्स एक तरीके से मान लो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हमारा कंज्यूमर गुड्स सेटिस्फेक्शन, ठीक। और अगर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो हमारा प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल, फूड, ये हमारा कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब हमारे क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स में आ जाएंगे, जिसकी वैल्यू है, सब कुछ है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर गुड्स है, मतलब इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि क्या है कि कभी कभी जो होती है प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। ये बात याद रखना कि प्रोड्यूसर गुड्स कैन बी योर कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे मोनो पीरियड, मोनो मतलब होता है वन, मतलब जो केवल एक बार यूज हो सके उसको मोनो पीरियड कहते हैं, और जो बार बार यूज हो सके उसको हम लोग मेनी टाइम्स जिसके यूज हो उसको हम लोग कहते हैं मोनो पीरियड गुड्स। तो जैसे कि सीड है, फर्टिलाइजर है, ये हमारा मोनो पीरियड गुड्स है, जबकि बिल्डिंग है, मशीन है, ट्रैक्टर है, लैंड है, ये पॉली पीरियड गुड्स है। तो ये सारी चीजें गुड्स की क्लासिफिकेशन थी। इतनी चीजें समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब बात करते हैं, थोड़ा एक दो टर्म और पे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छी टॉपिक से जाने से पहले थोड़ा सा चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज होती है वैल्यू, अभी जो हमने बोला ना एक्सचेंज इन वैल्यू, वैल्यू क्या है? और एक चीज होती है प्राइस, एक चीज होती है वेल्थ। वैल्यू, प्राइस एंड वेल्थ। वैल्यू मीन्स कि जो भी चीज है आप की वैल्यू, मतलब जिसको आप रेट कर सको। ठीक है, जैसे आपकी वैल्यू, ऐसा नहीं कि हर चीज को आप मनी के रूप में ही वैल्यू करो, किसी की इंपॉर्टेंस या कोई चीज होती है, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, मतलब अगर आप उसको किसी को दे रहे हो या यूज कर रहे हो तो आपको कुछ उससे मिल रहा है, मतलब वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस। ओके, इसको सिंपली एज ए इंपॉर्टेंस समझते हैं। और जब किसी कमोडिटी की इंपॉर्टेंस वैल्यू जब हम मनी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको प्राइस कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी कमोडिटी इन टर्म ऑफ मनी, जब हम किसी की वैल्यू मनी के रूप में बताने लगते हैं तब वो प्राइस बन जाता है हमारा। और वेल्थ क्या होता है? एनीथिंग विच हैज वैल्यू इज योर वेल्थ। एनीथिंग विच हैव वैल्यू, कोई भी चीज जिसके जिसकी वैल्यू हो वो आपके लिए धन है, संपत्ति है। ठीक है, हैव विच हैज वैल्यू, वो आपके लिए वेल्थ है। ठीक, अब वेल्थ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें कि उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी स्कार्सिटी होनी चाहिए, वो ट्रांसफरेबल हो। ठीक है,
ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद इसके टाइप्स भी आ जाते हैं, तो टाइप्स बस लिख लेते हैं, डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। इंडिविजुअल वेल्थ, सोशल वेल्थ, नेशनल वेल्थ, कॉस्मोपोलिटियन वेल्थ। ओके, इंडिविजुअल मीन्स एक इंडिविजुअल द्वारा जो भी वेल्थ या कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हो, ठीक, वो इंडिविजुअल के पास, वो उसकी इंडिविजुअल वेल्थ है। सोशल वेल्थ जो एक सोसाइटी के पास हो। नेशनल वेल्थ जो कि एक नेशन का हो। अब नेशनल वेल्थ क्या होता है, जैसे रिवर है, माउंटेन है। सोशल वेल्थ क्या होगा, रोड है, हॉस्पिटल है, पब्लिक पार्क है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है। कॉलेज, एक एग्जांपल लिख लेते हैं ना, कॉलेज, रिवर। इंडिविजुअल में लैंड हो सकती है किसी के नाम पे, तो उसकी इंडिविजुअल वेल्थ है। कॉस्मोपोलिटियन, ठीक है, ये भी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की हो, कॉस्मोपोलिटियन। इसमें भी ज्यादातर रिवर फॉरेस्ट ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका ही एक किसी पर्टिकुलर कंट्री का ही फॉरेस्ट होता है कि आपकी जंगल है, आप उसमें आग लगाओ चाहे बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करो, नहीं। ऐसा होता है कि ये रिवर फॉरेस्ट और माउंटेन्स है, ये बियॉन्ड बाउंड्रीज भी होते हैं और सबके होते हैं, ठीक है, जो उसको यूज कर रहा है। ओशियन जैसे है, ओशियन ऐसा नहीं किसी एक का, ओशियन सबका है। तो ये सारी चीजें जो है आपका टाइप ऑफ वेल्थ होता है। और एक तरीके से निगेटिव वेल्थ भी होता है, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो वो हमारा नेगेटिव वेल्थ है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें हम लोग ने अब तक पढ़ी है, ठीक है। सो ये चीजें हैं। और इकोनॉमिक लॉ के बारे में भी बता दूं, फिर उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक लॉ जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक तरीके से पॉजिटिव लॉ है, नॉर्मेटिव नहीं है। मतलब एक टर्म है, कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके से मुझे क्वेश्चन मिल गया था, ये इकोनॉमिक्स जो लॉ है उसको, उसके बारे में क्या है लॉ जो है, बस एक बस लाइन में याद रखना, ये पॉजिटिव होते हैं, इकोनॉमिक लॉ पॉजिटिव होते हैं, नॉट नॉर्मेटिव। ओके, तो इतनी सारी चीजें थी जो मुझे कहनी थी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट की बात करते हैं। अगला जो है हमारे लिए कॉस्ट। कॉस्ट, कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो हम पे करते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है, आउटले ऑफ फंड, मतलब आपके पास कुछ चीजें हैं जो कि आप किसी को देते हो उसके सर्विस के लिए। मीन्स कॉस्ट का मतलब है, सीधी सी बात है, आप किसी को पैसे देते हो और उससे आप एक प्रोडक्टिव सर्विसेज लेते हो, उसको हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग तरीके के कॉस्ट होते हैं। तो कॉस्ट में होता है आउटले ऑफ फंड। वेट अ मिनट, ये